बहुत देर से दर पे आंखें लगी थीं, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मगर यहाँ तो हुजूर आए ही नहीं अभी तक। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बिहार और उत्तर प्रदेश में मंडल कमीशन से जो निकली पार्टियां थीं, जो मंडल कमीशन जो 1990 में लागू हुआ था, और इससे बहुत सारी पार्टियां निकल के आई जो अपने आप को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही हमेशा अपनी राजनीति को केंद्र में रखी। लेकिन ये बात है कि ये पार्टियां, जितनी पार्टियां थी, खासतौर पर बिहार में अगर देखा जाए तो आरजेडी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इनका पूरा केंद्र सामाजिक न्याय पर था। इनका पूरा फोकस आरक्षण और सामाजिक न्याय पर था। यानी सामाजिक न्याय का मतलब कि पिछड़ों को ऊपर उठाना है और दबे कुचले जितने लोग हैं उनको एक मुख्य धारा में लाना था। मगर अब सवाल ये होता है कि क्या ये पार्टियां उसमें कामयाब हुई या वो करना चाहिए, ये सवाल है। अब बात करते हैं हम बिहार के। हम फिर बात करेंगे अभी समाजवादी पार्टी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं। अभी फिलहाल हम बिहार के बारे में बात करेंगे इस सेशन में। बिहार में अगर सामाजिक न्याय की बात किया जाए तो बहुत सारी पार्टियां थीं जो पिछड़ों के नाम पर या जातियों के नाम पर राजनीति में आई। लेकिन क्या ये पार्टियां अपने उस उद्देश्य को पूरा कर पाई या करना चाहिए, तो यही एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर हम मुख्य पार्टी किया जाए, ऐसे तो पार्टियां बहुत सारी हैं छोटी छोटी जो सामाजिक न्याय के नाम पर या जातियों उत्थान के नाम पर आई हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टी है राजद यानी आरजेडी जिसको बोलते हैं, लालू प्रसाद जी की पार्टी है वो, उसके बारे में, क्योंकि ये लगभग 30 सालों तक आरक्षण और मंडल कमीशन को ही अपने केंद्र में रखकर चुनाव लड़ती रही हैं। लेकिन क्या ये पार्टी कभी भी वाकई उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए दिल से? क्या इनकी पार्टी में क्या सारी जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है? अगर देखा जाए तो ये पार्टी एम वाई समीकरण पे काम करती है। एम वाई का मतलब होता है मुस्लिम और यादव, यानी मुस्लिम को और यादव पर ही इनका फोकस रख के रह गया। क्या सामाजिक न्याय में अगर बिहार में बात किया जाए तो 214 जातियां हैं। क्या 214 जातियों में 10% जातियां भी राजनीति में आ पाई? बिहार में तो कुछ जातियां ऐसी हैं कि अगर उनके सामाजिक न्याय की जो राजनीति करते हैं उनके बड़े नेता से पूछ दिया जाए कि कुछ 20-25 जातियों का नाम ले लिया जाए, शायद उन्हें उसमें भूलने लगेंगे। कुछ जातियां ऐसी हैं कि वो राजनीति में कभी उनके एक प्रतिनिधि तो एक भी एमपी, एक छोड़िए विधायक, और यहाँ तक कि ग्राम पंचायत और ग्राम सेवक तक कोई नहीं बन पाया है। तो क्या अब सवाल यही है कि क्या यही सामाजिक न्याय है? इसीलिए मैंने कहा था हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। क्या यही सामाजिक न्याय था? आज अगर देखा जाए तो राजद में अगर उनकी जो जातियों की बात किया जाए तो यादव, मुस्लिम और अपर कास्ट में, देखिए ये जितनी पार्टियां आई थी वो अपर कास्ट को रिप्लेस करने के नाम पे ही आई थी, यानी को रिप्लेस करना है। लेकिन क्या अपर कास्ट को रिप्लेस कर पाई? अगर देखा जाए राजद में तो ब्राह्मण और क्षत्रिय आज भी इनके पार्टी के मुख्य धारा में है और बड़े बड़े पदों पे हैं। उसमें कितने दलित हैं, उसमें कितने पिछड़े हैं? ये 214 जातियों में से कितने जातियां अगर यादव कुशवाहा को छोड़ दिया जाए तो? क्या यादव कुशवाहा को अगर पूरा कर देने से, क्या यादव कुशवाहा को सत्ता के मुख्य धारा में ला देने से ही पूरी जातियों का 214 जातियों का कल्याण हो जाएगा? ये एक सवाल है। और ये सवाल सिर्फ राजद से नहीं है, उन सारी पार्टियों से है जो अपने आप को सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं बीजेपी से बात करना चाहता हूं कि रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट का क्या हुआ? जब तक आप आत्मीयता के बल पर उन समाज को मुख्य धारा में लाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। राजनीति तो चलती रहेगी। आप लोगों का बस एक उद्देश्य रह गया है राजनीति, और राजनीति के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, अगर जो मुखर जातियां थी, जो आक्रामक थी अपर कास्ट पर, कुशवाहा थी, यादव जातियां थी, और कई 2-4-5 जातियां थी जो अपर कास्ट पर एकदम आक्रामक थी, अपर कास्ट को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब इनकी बारी है कि पिछड़े जातियों को भी सामने मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन नहीं,
आज 30-35 साल हो गए मंडल कमीशन का, लेकिन आज तक 214 जातियों को अगर मैं बात किया जाए तो 5 या 6 जातियां ही राजनीति के मुख्य धारा में आ पाई। पहले भी थी, कोई नई बात नहीं, मंडल कमीशन के पहले भी वो थी। बीपी मंडल कोई लालू प्रसाद जी पहले यादव नहीं थे, इससे पहले बीपी मंडल भी जो मंडल कमीशन के जो अध्यक्ष बने थे वो भी पहले थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो ऐसी बात नहीं थी कि ये लोग मुख्य धारा में, राजनीति के मुख्य धारा में नहीं थे, ये जातियां पहले ही मुख्य धारा में थी। तो क्या इनका उद्देश्य सिर्फ अपर कास्ट को रिप्लेस करना था कि पिछड़ों का भी हक दिलाना था? आज मैं यादव जातियों के नेताओं से पूछना चाहूंगा, कुशवाहा जातियों के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि जो आपके नीचे के जो पिछड़े हैं उनके लिए कब मौका मिलेगा? वो 214 जातियां जो बिहार में है वो कब आएंगी राजनीति में? ये एक सवाल है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि मंडल कमीशन तो हो गया है, लेकिन रोहिणी कमीशन का क्या होगा? जातीय जनगणना करने वाले हर वो पार्टियों से पूछना चाहता हूं जिनकी मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, जातीय जनगणना होनी चाहिए, सरकार को अगर कोई डेटा अगर मिले तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट को लागू करवाने में सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे? मैं विपक्ष से पूछ रहा हूं। कोटा के अंदर, कोटा में क्या बुराई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था? क्या कुछ प्रभावशाली लोग ही सत्ता के केंद्र में रहे? क्या दलितों में वो दलित जो आज उनके पास घर नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, क्या उनको ये हक नहीं है जो समाज के मुख्य धारा में आए हैं? यानी दलितों में जब 1-2 जातियां ही से ऊपर रहेंगी, क्या नीचे वाले जो दलित हैं, जो महादलित हैं, जो उनके पास पहनने के कपड़े तक नहीं है, जिनके बच्चों के पैरों में चप्पल तक नहीं है, क्या वो राजनीति के मुख्य धारा में नहीं आए? क्या उनको समाज में बराबरी का हक नहीं है? ये एक सवाल है, और इसी सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप इस पर विचार करिए कि कुछ जातियां ही राजनीति में रहेगी या समाज के दबे कुचले और पिछड़े को भी ऊपर उठने का हक है। तो आज के अंक में इतना ही। आगे फिर हम एक नए मुद्दे के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।